ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नाकाबंदी शुरू हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और अब तक ये पूरी तरह से सफल रही है। कोई भी ईरानी जहाज अमेरिकी नाकाबंदी पार नहीं कर सका। यह सेंट्रल कमांड का अपडेट है। 10,000 से ज्यादा अमेरिकी नाविक, मरीन और वायुसेना के जवान, 1 दर्जन से ज्यादा युद्धपोतों और दर्जनों विमानों के साथ नाकाबंदी मिशन को अंजाम दे रहे हैं। पहले 24 घंटों में कोई जहाज अमेरिकी नाकाबंदी नहीं पार कर सका। 6 व्यापारिक जहाज अमेरिकी निर्देश मानकर ओमान की खाड़ी से लौटकर ईरान के एक बंदरगाह में दाखिल हुए। यहाँ ध्यान दें, यह ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य की नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी जहाज को जलडमरू मध्य से आने जाने से नहीं रोक रहा है अगर वे खाड़ी देशों की ओर जा रहे हैं। ईरान जहाजों को रोक रहा है, जबकि अमेरिका सिर्फ उन जहाजों को ही रोक रहा है जो ईरानी बंदरगाहों की ओर जा या आ रहे हैं। सेंट्रल कमांड के अनुसार अमेरिकी बल जलडमरू मध्य से होकर गैर ईरानी बंदरगाहों तक आने जाने वाले जहाजों की नौवहन स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। अब पिछले 24 घंटों में हॉर्मुज जलडमरू मध्य से बाहर निकले 1 या 2 जहाजों को लेकर काफी चर्चा हुई है। स्पष्टीकरण जरूरी है। नक्शे में देखें, हॉर्मुज जलडमरू मध्य कहाँ है? ध्यान दें, अमेरिकी नाकाबंदी हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नहीं बल्कि थोड़ा दक्षिण में है। ये ओमान की खाड़ी या भारतीय महासागर में ओमान की खाड़ी के प्रवेश द्वार के पास है। इसका मतलब है कि जहाज ईरानी बंदरगाह जाकर लौट सकता है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार कर सकता है और अमेरिकी नाकाबंदी से बिना टकराए निकल सकता है, क्योंकि अमेरिकी युद्धपोत पीछे तैनात हैं। अमेरिका इन जहाज़ों को ओमान की खाड़ी से बाहर निकलते वक्त रोकना चाहता है और जैसा कि सेंटकॉम ने कहा, 6 जहाज़ों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद वापस लौटने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें ओमान की खाड़ी में ईरानी बंदरगाह ले जाया गया। हाँ, जहाज और ईरानी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वे अमेरिकी नाकाबंदी पार कर रहे हैं। अब अमेरिका की नई रणनीति नाकाबंदी के अलावा ईरान पर और दबाव डालने के लिए विस्तार कर रही है। 2 हफ्ते पहले अमेरिका ने समुद्र में ईरानी तेल पर कुछ प्रतिबंध हटाए थे ताकि तेल आपूर्ति बढ़े और कीमतें कम हों। ये वही समय था जब भारत शुरुआती देशों में था जिसने बिना रोक टोक ईरानी तेल खरीदा। मुझे लगता है पिछले 1 दशक, शायद 2 दशकों में भारत ने पहली बार ऐसा किया। अब कहानी में नया मोड़ आया है। आज सुबह राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। मोदी के अनुसार उन्होंने एशिया और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर चर्चा की। लेकिन यहाँ बयान महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसमें उस बात का जिक्र नहीं है जो हमारे लिए मायने रखती है। इस कॉल के तुरंत बाद भारत ने जो किया वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 1 हफ्ते पहले भारत ने लगभग 20 लाख बैरल ईरानी तेल खरीदा था और वो तेल भारत जा रहा था। ऐसा लगता है कि इस कॉल के बाद भारत उस खेप को स्वीकार नहीं कर रहा है। मुझे इसका मतलब ठीक से नहीं पता, क्योंकि ये खबर रिकॉर्डिंग शुरू होने से 1 घंटे पहले ही आई है। लगता है अमेरिका के प्रतिबंध फिर से ईरान पर लग सकते हैं। हमारे पास इसे आधिकारिक रूप से पुष्टि करने के लिए कोई घोषणा नहीं है, लेकिन जो कदम हम देख रहे हैं उनसे ऐसा ही संकेत मिलता है। अब जैसे जैसे समय बीतेगा हमें और जानकारी मिलती जाएगी, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और जैसे ही हमारे पास और जानकारी आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि ईरान पर आर्थिक और वित्तीय दबाव बढ़ता जा रहा है। यह सब तब हो रहा है जब युद्ध विराम अभी भी लागू है। कोई भी किसी पर गोलीबारी नहीं कर रहा है, जो निश्चित रूप से एक सकारात्मक बात है। और ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे बातचीत भी जारी है, क्योंकि हमें आज सुबह से ऐसी खबरें मिल रही हैं कि अगले 2 दिनों में एक और वार्ता बैठक हो सकती है। गुरुवार तक शांति समझौता हो सकता है। अब ऐसा लगता है कि ये बैठक शायद पहले जैसी उच्च स्तर की नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति JD वंस शायद इसमें शामिल नहीं होंगे। एक अमेरिकी टीम जल्द ही ईरानी प्रतिनिधि मंडल से मिलने पाकिस्तान जाएगी। तो इससे पहले कि हम इन रिपोर्टों पर बात करें कि यह नया शांति समझौता कैसा हो सकता है, चलिए उपराष्ट्रपति JD वंस की बात सुनते हैं। बस पिछली रात ही उन्होंने पाकिस्तान से लौटने के बाद
उस 21 घंटे की वार्ता में हिस्सा लेने के बाद अपना पहला इंटरव्यू दिया। तो सुनिए अब वो कैसे समझा रहे हैं कि वो बैठक कैसी रही। क्योंकि अगर आपको याद हो तो बातचीत के तुरंत बाद उन्होंने एक अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो करीब 4 मिनट लंबी थी और उनका लहजा काफी निराशावादी था। अब उनका लहजा बदल चुका है, वो अब काफी सकारात्मक है। सुनिए। क्या हुआ और अब हम यहाँ से कहाँ जाएं? सबसे पहले ब्रेट, मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ गलत ही हुआ। मुझे लगता है कि बहुत कुछ सही भी हुआ। हमने काफी तरक्की की, लेकिन हमने ये भी साफ कर दिया और मुझे लगता है कि यही हमारी प्रगति का हिस्सा है। कौन से मुद्दे थे जिन पर अमेरिका कुछ रियायत दे सकता था, किन शर्तों पर हम लचीले थे और कौन सी बातें बिल्कुल जरूरी थीं, ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को लगे कि उन्हें एक अच्छा समझौता मिल रहा है। और इसलिए हमने उन बातों को सामने रखा। हमारी कुछ अच्छी बातचीत हुई। मुझे लगता है कि यह पहली बार था जब आपने ईरानी सरकार और अमेरिकी सरकार को इतने उच्च स्तर पर मिलते हुए देखा, शायद ईरान के वर्तमान नेतृत्व के इतिहास में। तो मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मक बात है। और फिर से हमने बातचीत में कुछ प्रगति की। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ईरानी लोग काफी लचीलापन दिखाएंगे और जरूरी बातों को स्वीकार करेंगे जिन्हें पूरा होते देखना जरूरी है। अब इसका कारण यह हो सकता है कि पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है और अमेरिका को ईरान से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं कि वे किसी तरह के समझौते के लिए तैयार हैं। तो यह समझ में आता है अब वह काफी ज्यादा सकारात्मक है। अब इस इंटरव्यू में हमने एक और बात जानी जिसके बारे में हम पहले अटकलें लगा रहे थे। वो ये है कि अमेरिकी पक्ष ने अब पुष्टि की है कि इस बैठक में मौजूद ईरानी लोगों के पास वास्तव में किसी भी तरह के समझौते पर हस्ताक्षर करने की शक्ति नहीं थी। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने यह बात लगभग 20 घंटे की बातचीत के बाद जानी और बातचीत वही रुकी। वे पूरी तरह टूटी नहीं, बस रुकी। उपराष्ट्रपति भी इसे ऐसे ही पेश कर रहे हैं और यह विराम वास्तव में ईरान को यह मौका देने के लिए था कि वे तेहरान वापस जाएं, अपने नेता के साथ यह तय करें कि वे अमेरिका की पेशकश को मान सकते हैं या नहीं और फिर वापस आएं। सुनिए। अगला कदम क्या है? क्या आगे और बातचीत होगी? क्या वो पाकिस्तान में होगी? क्या आप उनका नेतृत्व करेंगे? खैर, ये एक दिलचस्प सवाल है ब्रेट, और मुझे लगता है कि मूल रूप से ये सवाल ईरानियों से ही पूछा जाना चाहिए, क्योंकि अब गेंद वास्तव में उन्हीं के पाले में है। हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम कहां लचीलापन दिखाने के लिए तैयार हैं, और हमने यह भी साफ कर दिया है कि हमारे लिए किन बातों पर यह बिल्कुल जरूरी है कि परमाणु सामग्री ईरान से बाहर लाई जाए। अब इसमें दिलचस्प बात यह है ब्रेट कि इस बातचीत की प्रक्रिया में मुझे लगता है कि हमने ये समझ हासिल की है कि ईरानी किस तरह से बातचीत कर रहे हैं। यही वजह थी कि हम पाकिस्तान छोड़कर आ गए, क्योंकि हमें लग गया था कि वे असमर्थ थे। मुझे लगता है कि जो टीम वहां थी वो कोई समझौता नहीं कर पाई और उन्हें तेहरान वापस जाना पड़ा, चाहे सुप्रीम लीडर से हो या किसी और से, और वास्तव में हमारे द्वारा बताए गए शर्तों को मंजूरी दिलवाना। अब चाहे बातचीत हो या समझौता, मुझे लगता है गेंद अब ईरान के पाले में है, क्योंकि हमने बहुत कुछ सामने रख दिया है। हमने वास्तव में बहुत स्पष्ट कर दिया था कि हमारी लाल रेखाएं क्या हैं। हमने यह भी स्पष्ट कर दिया था ब्रेट कि हम वास्तव में बहुत खुश होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि वो चाहेंगे कि ईरान के साथ एक सामान्य देश जैसा व्यवहार किया जाए, उसकी अर्थव्यवस्था सामान्य हो और लोग खुशहाल रहें। आर्थिक रूप से सामान्य बनने के लिए ईरान को परमाणु हथियार ना हासिल करने के नजरिए से भी सामान्य देश बनना होगा, और उसे आतंकवाद ना बढ़ाने वाला सामान्य देश बनना होगा। अन्य रिपोर्टों से पता चलता है कि बैठक में अमेरिका ईरान को क्या दे रहा था और ईरान जवाब में क्या प्रस्ताव दे रहा था। अमेरिका ने प्रस्ताव दिया कि ईरान 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोक दे। फिर ईरान ने जवाब में इससे कम यानी 10 साल से भी कम की अवधि का प्रस्ताव रखा। जो संख्या मैंने ऑनलाइन देखी है वो लगभग 5 साल है। अब ये दो अलग अलग कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, ईरान किसी हद तक इस बात से सहमत हो रहा है कि वह कम से कम भविष्य में एक निश्चित समय के लिए यूरेनियम का संवर्धन नहीं करेगा। जिस बात पर बातचीत हो रही है वह यह है कि वह अवधि ठीक कितनी लंबी होनी चाहिए। ये बड़ी प्रगति है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही ईरानी अधिकारी कह रहे थे कि यूरेनियम संवर्धन हमारा ईश्वर प्रदत्त अधिकार है। अब वे कह रहे हैं क्यों न उस अधिकार को 5 साल के लिए रोक दे। यह प्रगति है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका शुरू से ही चाहता है कि ईरान
यूरेनियम का संवर्धन न करें। 20 या 5 साल के लिए रोकने पर सहमत होना, यानी आप मानते हैं कि ईरान यूरेनियम संवर्धन कर सकता है, वे बस अगले 20 साल या 5 साल जो भी तय हो तक ऐसा नहीं कर सकते। तो कुछ लोग इस बात से साफ तौर पर थोड़े नाराज हैं। मुझे लगता है कि लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे समझौते हमेशा होते हैं। देश किसी चीज पर एक निश्चित समय के लिए सहमत होते हैं और लक्ष्य यही होता है कि जैसे जैसे समझौता खत्म होने के करीब आता है उसे फिर से नवीनीकृत कर लिया जाए। तो शायद यही उम्मीद संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा है। फिर भी जरूरी है बताना कि असली बात बारीकियों में छुपी है, क्योंकि 20 साल का विराम मायने नहीं रखता। अगर ईरान को अब भी अपनी परमाणु सुविधा बनाने की अनुमति है, अगर ईरान को अब भी नए बेहतर प्रकार के सेंट्रीफ्यूज बनाने की अनुमति है, क्योंकि तब हमें पता चल जाता है कि ईरान असल में क्या कर रहा है। वे मूल रूप से प्रतिबंधों से राहत के जरिए बहुत सारा पैसा पाने की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि ये 20 साल की अवधि का इंतजार कर रहे हैं। और इसी दौरान वे यूरेनियम को बहुत तेजी से संवर्धित करने की क्षमता भी बढ़ा रहे हैं, ताकि जैसे ही ये 20 साल का समझौता खत्म हो वे तुरंत ऐसा कर सके। और फिर से हमें ठीक नहीं पता कि यह समझौता कितने समय तक चलेगा। मैं सिर्फ 20 साल का उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि असली बात यह है कि समझौता कितने समय का है यह महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य बात है कि ईरान पर और कौन कौन सी पाबंदियां हैं। अगर यूरेनियम संवर्धन के अलावा पाबंदी नहीं है तो ईरानी इंतजार कर अपना बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे और समझौता खत्म होते ही वही करेंगे। इसका मतलब है कि इस युद्ध में जाने से हमने वास्तव में ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया। इतना सब कहने का मतलब है कि जब हमारे पास समझौते की पूरी जानकारी होगी तब हमें और पता चलेगा। अगर सारी जानकारी सही है तो ये अच्छा समझौता है, भले ही ईरान को सिर्फ 20 साल रुकना है, क्योंकि बाद में इसे फिर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन समझौते में और पाबंदियां भी होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर युद्ध से पहले वाली शर्त नहीं रख रहा, क्योंकि वो अब इस मुद्दे को उठाता ही नहीं। यह बात खाड़ी देश और इजराइल को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम ईरान के पास वाले देशों के लिए बड़ा खतरा है, अमेरिका के लिए नहीं। आइए देखें ये देश आगे इस मुद्दे से कैसे निपटेंगे। मुझे लगता है कि सऊदी अरब, कतर, शायद कुवैत और बहरीन भी अपना बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम शुरू करेंगे, क्योंकि ईरान आर्थिक आतंकवाद करता है। लेकिन यही इस वीडियो का मुद्दा नहीं है। लेकिन फिर भी एक चीज़ जिसके बारे में हमने बातचीत में नहीं सुना है वह है होर्मुज जलडमरू मध्य। ईरानी अधिकारी सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि वे जलडमरू मध्य का नियंत्रण चाहते हैं। मैं जानता हूं कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के अनुसार संभव नहीं, फिर भी ईरानी यही मांग रहे हैं। ये पहली बार है जब जेडी वेंस इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। वे होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपनी राय रखते हैं। मैं आपको समृद्ध यूरेनियम और परमाणु हथियार पर चर्चा करते सुन रहा हूं और कि वे लंबे समय तक परमाणु हथियार हासिल ना कर सकें। मैंने आपको ये कहते सुना कि होर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह बिना शुल्क के फिर से खोला जाना चाहिए। क्या यह आपकी लाल रेखाओं में से एक है? देखो ब्रेट, हमने चर्चा की थी कि होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। सच कहूं तो इसी में ईरानियों ने बातचीत के दौरान शर्तें बदलने की कोशिश की थी। हमने साफ कहा था कि यह अस्वीकार्य है। हम बातचीत में यह कहकर आए थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यहां जो दिया है वो एक युद्ध विराम है। हमने देश पर बमबारी करना बंद कर दिया है। हम ईरानियों से जो उम्मीद करते हैं वो है होर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह से फिर से खोलना। राष्ट्रपति के अनुसार होर्मुज जलडमरू मध्य से यातायात में वृद्धि हुई है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। ये अमेरिका के लिए भी अच्छा है, लेकिन हमने पूरी तरह खुलना नहीं देखा। हम उम्मीद करते हैं कि ईरानी लोग होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते तो इससे हमारे साथ उनकी बातचीत पूरी तरह बदल जाएगी।